नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज हम लोग सीखेंगे कि वर्ब फॉर्म्स होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के हैं, और फिर इनका हम वाक्य में प्रयोग को देखेंगे कि किस तरह से एक वर्ब फॉर्म जो है दूसरे वर्ब फॉर्म से अलग है जब इनका प्रयोग वाक्य में किया जा रहा हो। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि एक वर्ब फॉर्म, जैसे हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका हम किन किन रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। आपके सामने है, सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि वर्ब फॉर्म्स होते क्या हैं और इनकी आवश्यकता आपको वाक्य में क्यों पड़ती है। तो कहता है कि forms of verbs refer to the different variation a verb can take to show tense, aspect, mood और voice। अगर मैं सिंपली बात करूं तो सबसे पहली बात है हमारा कि अगर हम देखते हैं कि टेंस जो हमारा है वो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अर्थात ये वर्ब फॉर्म्स ही होते हैं जो आपको टेंस के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं। क्लियर है? अगर टेंस आपको बदलना है तो आपको क्या बदलना पड़ेगा? वर्ब फॉर्म बदलना पड़ेगा। समझ में आई बात? दूसरी बात है, जब आपको वाक्य में टेंस, जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को रखा, या यूं कहें कि आपने एक सेंटेंस बनाया प्रेजेंट टेंस में, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी तो आप देखते हैं कि 4 प्रकार के प्रेजेंट टेंस में है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। अब कहेंगे कि सर एस्पेक्ट क्या होता है? इसको सिंपल शब्द में अगर हम समझाएं तो ऐसे समझा सकते हैं कि हर एक्शन के जो हम, मतलब अगर हम किसी एक्शन को ले रहे हैं तो एक्शन में हम बात करेंगे कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। तो ये काम है एस्पेक्ट का, ये बताने का काम कि what percent of action has been done और the action is going on, ये जानकारी देने का काम है एस्पेक्ट का। इसलिए हमें वर्ब के फॉर्म की आवश्यकता होती है, और विदाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब वी कैन नॉट चेंज द टेंस, वी कैन नॉट चेंज एस्पेक्ट, वी कैन नॉट चेंज वॉइस। समझ में आ गई होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे फर्स्ट स्लाइड जो हमारा है, क्या कहता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब देखेंगे सबसे पहली बात है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, अभी तक तो हमने देखा कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 से लेकर के V5 तक। तो उसमें हमारे सामने आया पहला V1, जिसे हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जानते हैं। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों बोलते हैं इसे हम? क्योंकि वर्ब की अगर उत्पत्ति जहां से हुई है वहां से आप शुरू ही कर रहे हो। इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम वेयर योर वर्ब फॉर्म स्टार्ट्स। मतलब ये वर्ब का पहला फॉर्म जो है ये वर्ब का ही क्या है? बेस फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, इसलिए इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। क्लियर है? इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्फिनिटिव के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? और एक और चीज, V1 को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है ना? ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे ये जो 2 आपके जो लिखे हुए हैं, बेस फॉर्म और इन्फिनिटिव, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे सर्वाधिक रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इसका पहला है यूजेस, कि हम किन अर्थों में V1 का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है यूज में, वो कहता है कि यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ मीन्स सब्जेक्ट के रूप में जब हम आई, यू, वी, दे का प्रयोग करते हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म। अर्थात हमारा फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हम V1 लगाते हैं, सेकेंड पर्सन यू के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगता है V1, और थर्ड पर्सन में हम सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे आई प्ले क्रिकेट। प्ले आपका क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना? और सब्जेक्ट आपका आई है, इसलिए आपने यहाँ पे V1 लगाया। ठीक उसी तरह से जैसे हमने बोला दे टीच इंग्लिश, टीच हमारा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? और यहाँ देखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जा रहा है। इनके पहले किसी भी प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं है। अर्थात जो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। क्लियर है? अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज, इसलिए हमने V5 यहाँ पे एक भी सेंटेंस में नहीं रखा है। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूज को देखेंगे। दूसरा जो यूज है आपके सामने वो कहता है कि इट इज ऑल्सो यूज इन इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव क्या होते हैं? जब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पे हम एक विस्तृत रूप से हम लेक्चर लेके आएंगे, वहाँ पे हम इसको डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी तक ये समझिए कि हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इन्फिनिटिव भी हमारा क्या होता है? एक होता है हमारा फुल इन्फिनिटिव और एक होता है हमारा बेयर इन्फिनिटिव। अब देखेंगे फुल इन्फिनिटिव में क्या होता है कि 2 + V1 का प्रयोग किया जाता है, और बेयर इन्फिनिटिव में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का अकेले मतलब ये जहां भी आएगा V1 के रूप में ही आएगा, इसके पहले किसी भी रूप में हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं, और एक चीज और, ये जब हम इन्फिनिटिव की बात करते हैं फुल इन्फिनिटिव के, तो ये नाउन के तौर पे काम करते हैं किसी वाक्य के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे He wants to sing a song। Sing आपका देखिए यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आया? चूंकि यहाँ पे ये इन्फिनिटिव के फॉर्म में काम कर रहा है, 2 + V1, ये किसी नाउन के तौर पे काम कर रहा है। कहेंगे कैसे? तो कहता है he wants, वह चाहता है। क्या चाहता है? तो अगर हम वर्ब के बाद व्हाट लगाते हैं और उस व्हाट का जो आंसर आता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में कौन होगा? या तो हमारा नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो ये इन्फिनिटिव जो होते हैं हमारे, ये भी क्या होते हैं? नाउन इक्विवेलेंट के तौर पे काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखिए टू के बाद फिर आपने क्या किया? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, ये भी इन्फिनिटिव रूप में प्रयुक्त हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। और थर्ड जो हमारा जो इसका यूज है, कहता है कि जब कभी भी हम वाक्य बनाते हैं, कैसा वाक्य? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का काम होता है, ये किसी को ऑर्डर देता है, कमांड देता है, या फिर रिक्वेस्ट करता है, या फिर सजेशन देता है। जैसे कि मैंने आपको बोला प्लीज हेल्प मी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, तो याद रखेंगे कि याद रखेंगे आप क्या कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो होते हैं हम किसी को ऑर्डर देते हैं, और ऑर्डर देने में हम ये नहीं बोलते हैं यू गो देयर। बात समझ रहे हैं? सीधे हम बोलते हैं गो देयर। चूंकि यू हमारा जो होता है सब्जेक्ट वहां पे इम्प्लाइड होता है, जिससे कहा जा रहा है उसको पता है कि मुझसे ही कहा जा रहा है, इसलिए हम वहां पे सब्जेक्ट को मेंशन करना उचित नहीं समझते हैं। क्लियर है? सिंपली हम बोलते हैं गो देयर, कम हियर, डोंट डू दिस, ये हम फॉरबिड भी करते हैं। ठीक है ना? अब देखते हैं सेंटेंस को। कम हियर, हमने बोला कम हियर। कम हियर मीन्स यहाँ जो कम हमारा है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने किसी को बुलाया कि यहाँ आओ, मैंने बोला डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो, मतलब तेजी से करो इसे। ये भी डू देखते हैं आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अर्थात ये दोनों ही जो हमारे सेंटेंस है एग्जाम्पल में, ये दोनों ही क्या है? हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। और इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? मेन वर्ब को किस फॉर्म में रखते हैं? फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। अब चलिए एक सेंटेंस हम और लेते हैं। जैसे ही मैंने बोला, किसी को मना किया किसी चीज को करने से, तो मैंने बोला डोंट डू इट। अब देखेंगे ये हमारा क्या है कि हमने किसी कार्य को करने से मना किया, फॉरबिड किया। फॉरबिड मीन्स हमने निगेटिव ऑर्डर दिया है। ठीक है ना? तो यहां पे भी आप देखेंगे तो आप ये सोचे ना कि डोंट में डू हमने यूज क्यों किया? ये भी तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है जो इस वर्ब के लिए आया है, ये भी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। याद रखेंगे किसी भी तरह के सेंटेंस की हम रचना करेंगे, चाहे वो किसी भी टेंस में हो, अगर ऑक्सिलियरी वर्ब जो है ना हमारा, ऑक्सिलियरी वर्ब ये 3 ही हो सकते हैं, या तो V1 होगा, या आपका V2 होगा, या आपका V5 होगा। याद रखेंगे किसी भी मॉडल वर्ब्स को छोड़ के, अगर वाक्य में मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ आप देख रहे हो वाक्य में क्या है? एक ऑक्सिलियरी वर्ब है, तो वो ऑक्सिलियरी वर्ब कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ यही 3 में से कोई हो सकते हैं। मैं एक और लेक्चर लेके आऊंगा आपके सामने, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी वाक्य में हम टेंस को कैसे पहचानेंगे, मीन्स टेंस को पहचानने का एकदम नायाब तरीका सीखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है, कहता है चौथा यूज है इसका, यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स। इसका प्रयोग हम मॉडल वर्ब्स के भी बात करते हैं। अर्थात मॉडल वर्ब्स का एक बेसिक क्वालिटी क्या है कि मॉडल वर्ब के जस्ट बाद जो भी वर्ब आता है वो बेस फॉर्म में होता है, अर्थात इन्फिनिटिव फॉर्म में होता है। ठीक है ना? अगर हम
यहाँ पे सेंटेंसेस को देखें, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है ना, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं। आप देखेंगे वाक्य में कैन आपका यूज हुआ है मॉडल वर्ब, और हमने यहाँ कैन के साथ क्या यूज किया, लिफ्ट, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इट मीन्स आप क्या यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अर्थात बेस फॉर्म का यूज करेंगे, कहाँ पे, किसी भी मॉडल वर्ब के बाद। इट मे रेन टुडे, मे आपका मॉडल वर्ब है और रेन आपका क्या हो गया, यहाँ पे रेन आपका हो गया V1 अर्थात बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आई बात। और उसके बाद हम देखते हैं वी मस्ट फॉलो द रूल्स। यहाँ फॉलो आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, किसके आगे आ रहा है, तो मस्ट के, और मस्ट है क्या हमारा, ये है हमारा मॉडल वर्ब। तो ये रूल समझ में आ गया होगा कि किसी भी मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और कैसा, बेयर इन्फिनिटिव, इसके साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते, टू का। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि वी मस्ट टू फॉलो द रूल्स, नहीं, ये बेयर इन्फिनिटिव अपने साथ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है, कहता है यूज्ड इन सबजंक्टिव मूड। मीन्स सबजंक्टिव मूड में क्या है, जब किसी सेंटेंस में आपको मैं पढ़ाऊंगा मूड, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगातार। चलिए पहले इसको समझते हैं। जब किसी भी चीज को आपको सजेस्ट करना हो या डिमांड करना हो, तो इसमें सिंपल क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन का है, किसी का भी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां सीखेंगे, द टीचर सजेस्टेड, टीचर ने सजेस्ट किया, इंसिस्ट करना, सजेस्ट करना, डिमांड करना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे अभी। कहता है द टीचर सजेस्टेड दैट, टीचर ने सजेस्ट किया, क्या किया, ही स्टडी हार्डर। देखिए यहाँ पे आप ऐसा नहीं लगा सकते हैं स्टडीज, चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये सब्जंक्टिव मूड में आया है, और सब्जंक्टिव मूड में मतलब ऐसे समझ लें कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई भी असर वर्ब पर नहीं होता है। एक और हम वर्ब के सेकंड फॉर्म में हम दिखाएंगे आपको, जो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं, वहां पे भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके नंबर का। क्लियर है, देखते हैं। दूसरा में देखते हैं, जब किसी भी रूप में आपको किसी को कमांड या रिक्वेस्ट दर्शानी हो फॉर्मल वे में, तो उस स्थिति में अभी हम क्या करते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्लियर है, जैसे हमने यहाँ पे स्टडी का प्रयोग किया था V1। अब देखेंगे आई इंसिस्ट दैट सी गो विद अस। अब यहाँ पे देखिए इंसिस्ट के कारण और यहाँ पे सजेस्ट के कारण क्या आपने यूज किया, सजेस्ट के कारण आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। इवन इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यू आर यूजिंग प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। हियर इंस्टेड ऑफ यूजिंग V5 you are using V1. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मूड, स्पेशली सबजंक्टिव मूड। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, कहता है सिक्स्थ फॉर्म है, सिक्स्थ रूल है इसका, कहता है यूज्ड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, डज, डिड। अगर किसी वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज या डिड का प्रयोग हो गया, तो आप मेन वर्ब जो है किसका प्रयोग करेंगे, V1 का। अब कहेंगे क्यों करते हैं सर ऐसा, ऐसा समझिए कि एक सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कैसे है, कहता है एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक हो। सिंपल सेंटेंस होने के लिए सब्जेक्ट एक होना चाहिए, ठीक है ना, और हमारा जो फाइनाइट वर्ब है वो भी हमारा कितना होना चाहिए, एक वर्ब है। अब कहिएगा कि सर फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ऐसे समझ लें, अभी गर्मी का मौसम आने लगा है और हम सब क्या करते हैं, अब जो हम लोग गर्म वस्त्र पहन रहे थे, कपड़े पहन रहे थे ठंड के दिनों में, उसको हम लोग कम कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अब हम टी शर्ट और शर्ट में ही रह रहे हैं, अर्थात हम अपने आप को बदल लेते हैं मौसम के अनुसार। ठीक उसी तरह से वर्ब में भी ये क्वालिटी होता है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। इसी के कारण से उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो अगर हम इस सेंटेंस में देखेंगे, इस पे क्यों नहीं पड़ा असर, क्योंकि ये डू हमारा आ गया है और वाक्य में जैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो वो फाइनाइट हो जाता है। क्योंकि सबसे पहला असर किस पे पड़ता है, अगर इसको देखते हैं इसी सेंटेंस में, जैसे हमने यूज किया, इस यू के जगह पे अगर हम ही लगाते तो यहाँ पे हो जाता डज,
अर्थात इसके नंबर का असर इस पे पड़ गया, लेकिन यहां पे क्या हो गया, यू जैसे ही आया तो डू आ गया, इसका असर इस पे पड़ गया। इसलिए एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होते हैं। अगर हमने यहां भी कर लिया ही डजंट वांट्स कर देते तो दो फाइनाइट वर्ब हो जाते, अर्थात सिंपल सेंटेंस के डिफिनीशन को ये वायलेट कर देता, और वायोलेशन के कारण क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए हमने क्या किया, एक ही फाइनाइट वर्ब यूज किया और दूसरा जो हमारा आ गया इन्फिनिटिव फॉर्म में आ गया, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में आ गया। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ये सारे रूल्स आप समझ रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहें। और नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स पे बनाएं आप लोग सजेशन डालते रहें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है वर्ब फॉर्म सेकेंड। कहता है इसे हम बोलते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म। पीछे वाले को हमने क्या बोला था, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म। अब देखते हैं इसके भी कुछ यूजेस हैं, उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट हमारा कहता है यूज फॉर एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट। आप कुछ ऐसे एक्शंस को दर्शाना चाहते हो जो पास्ट में हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, मीन्स स्टार्टेड एंड एंडेड। ठीक है ना, कोई भी पार्ट उसका बचा हुआ नहीं है। सेकेंड फॉर्म में जैसे हम गो का वेंट, ईट का एट, राइट का रोट, इसी तरह से। अब देखते हैं आई मेट हिम 2 days ago, मैं उससे 2 दिन पहले मिला। अब देखते हैं यहां जो आपका ये मीट का सेकेंड फॉर्म है मेट, MET मेट। ठीक है ना, ये कहता है, ये दर्शा रहा है पास्ट टाइम की बात करता है। और आगे आपके सामने एगो जो है ना, ये क्या है, एगो है पास्ट को रेफर करने वाला एडवर्ब है। समझ में आई बात? चलिए अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे। यस्टरडे भी क्या है, ये बता रहा है कि पास्ट के टाइम की बात की जा रही है। ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ पे वॉज जो हमारा है ये क्या है, ये वॉज हमारा सेकेंड फॉर्म है। कहेंगे कैसे सेकेंड फॉर्म है सर, इसको भी समझ लेते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर्म की तो बी होता है, ठीक है ना, इसका वो सेकेंड फॉर्म वॉज या वर होता है, जो सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं। थर्ड में हम बिन का प्रयोग करते हैं, फोर्थ में हम बिंग का प्रयोग करते हैं, और फिफ्थ में इज का प्रयोग करते हैं। और MR जो हमारा होता है वो फर्स्ट में ही आ जाता है। लेकिन याद रखेंगे इसका बेस फॉर्म हमारा क्या होगा, बी होगा। जहां कहीं भी बेस फॉर्म की बात होगी तो बी आएगा। ठीक है ना, और MR जो है प्रेजेंट टेंस में आप प्रयोग करते हैं इसका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा यूज है, कहता है कि हैबिचुअल और रिपीटेड पास्ट एक्शंस। पास्ट के भी एक्शन की आपने जब बात करनी है आपको कि हैबिट है किसी का, या फिर कोई एक्शन जो है रिपीटेडली किया जा रहा है, मीन्स दैट कुड बी द रूटीन एक्शन। ठीक है ना, तो ये इस स्थिति में क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। ठीक है, अब देखते हैं व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई प्लेड इन द पार्क एवरी डे। कहता है जब मैं बच्चा था मैं प्रत्येक दिन पार्क में खेलता था। इट मीन्स खेलने की उसकी क्या थी, हैबिट थी, या उसका रिपीटेड एक्शन था, या यूं कहें कि उसका रूटीन था, या ये उसका शेड्यूल्ड एक्शन था कि किसी पर्टिकुलर टाइम में वो पार्क में डेली जाया करता था। क्लियर है? अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, माई ग्रैंडफादर टोल्ड। ये वर्ब टेल का सेकेंड फॉर्म है और ये प्ले का सेकेंड फॉर्म है। क्लियर है? माई ग्रैंडफादर टोल्ड स्टोरीज आफ्टर डिनर। कहता है कि मेरे जो दादाजी थे ना, वो रात्रि भोजन के बाद, रात में जो डिनर करते थे हम लोग, उसके बाद हमें कहानियां सुनाते थे। आपको नहीं लग रहा है कि ये डिनर, आफ्टर डिनर मतलब किसी पर्टिकुलर डिनर की बात नहीं की जा रही है कि ऐसे हमने बोला माय ग्रैंडफादर टोल्ड स्टोरीज आफ्टर द डिनर। द डिनर मतलब किसी खास डिनर की बात हो जा रही है। लेकिन जब डिनर है, ये हमारा क्या होता है, इसका प्रयोग करते हैं इन जनरल के सेंस में कि भैया जो एक डिनर जो रात्रि भोजन है हर समय कभी भी करने की बात जब आती है उसके लिए। तो यहाँ पे टोल्ड का प्रयोग क्या दर्शाता है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का, और ये दिखाता है कि रिपीटेडली किसी एक्शन को किया जाता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूज्ड इन सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। लगता है कि एक वीडियो हमें कंडीशनल सेंटेंस पे लाना ही होगा। ठीक है ना, देखते हैं सेकेंड कंडीशनल क्या है। सेकेंड कंडीशनल देखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीरो, एक होता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल,
और एक होता है हमारा सेकेंड और लास्ट होता है हमारा थर्ड कंडीशनल। क्लियर है? सेकेंड कंडीशनल में क्या करते हैं आप कि आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दर्शाते हैं, या यूं कहें कि आप किसी ऐसे सिचुएशन को दर्शाते हैं कि प्रेजेंट में आप किसी ऐसी स्थिति की बात करते हैं जो आपके पास वो है नहीं। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, इफ ही हैड मनी ही वुड गिव यू। अगर उसके पास पैसा होता तो आपको देता। इट मीन्स उसके पास नहीं था, मतलब अगर हम बात करें इन रियल बात करें तो उसके पास वो चीज है नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर उसके पास होता तो आपको अवश्य देता। तो ये जो हमारा है हैड, ये क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब मैं एक चीज और बताऊं आपको कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जैसे आप लेते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से फिफ्थ फॉर्म तक लेते हैं हैव के। अब हम एक चीज समझाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। हैव हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म हमारा है हैड, और थर्ड फॉर्म भी हमारा हैड है, और फोर्थ है हमारा हैविंग, और फिफ्थ है हमारा हैज। अब देखेंगे, कहेंगे कि सर आप ये बताइए कि V2 और V3 कैसे पता करेंगे, कि कैसे पता चलेगा कि हैड हमारा V2 है या V3? इसका सिंपल सा रीजन है, मैंने बताया था पहले भी आपको कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म से पहले किसी भी रूप में किसका प्रयोग नहीं होता है? ऑक्सिलरी वर्ब का। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ब के थर्ड और फोर्थ फॉर्म की, तो इसके पहले आप क्या यूज करते हो? ऑक्सिलरी वर्ब। अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कभी भी वर्ब के रूप में बिना हेल्पिंग वर्ब के, ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयुक्त नहीं हो सकता। अब देखिए, चलिए इसके पीछे देखते हैं, इसके पीछे कोई है हेल्पिंग वर्ब? नहीं है ना, ये आपका सेकेंड फॉर्म है। ठीक इसी तरह से इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, अगर आप मेहनत करते तो सफल होते। अब देखो यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि वर्कड का भी देखते हैं सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन ये सेकेंड फॉर्म कैसे हुआ? इसके पहले किसी भी रूप में क्या है? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है, अर्थात ये सेकेंड फॉर्म है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहते हैं यूज्ड इन हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। हम क्या करते हैं? वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में। हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब है कि जो नहीं है आपके सामने उसको आप मान के चलते हो, ठीक है ना। कहता कि इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। काश मैं पक्षी होता, और अगर पक्षी होता ना तो मैं आकाश में, ऊंचे गगन में उड़ता। मतलब क्या? अगर आप बर्ड होते तो ये बोलते नहीं, क्योंकि एक्चुअली आप ऐसे हो नहीं, इसलिए आप क्या एक कल्पना करते हो, कोरी कल्पना। कोरी कल्पना का मतलब एक ऐसी इच्छा जिसकी पूर्ति की नहीं जा सकती है। उस स्थिति में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, ही हो, सी हो, कोई भी हो, उसके साथ हम क्या करते हैं? कोरी कल्पना को दर्शाने के लिए वर का प्रयोग करते हैं। और वर क्या होता है? अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक इसी तरह से कहता है कि इफ इट वर ए स्नेक। अब देखो, इट के साथ आप वॉज लगाते हो नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ये हाइपोथेसिस दिखाया जा रहा है, इसलिए आपने क्या यूज किया? वर। इफ इट वर अ स्नेक इट वुड बाइट मी। कहता अगर ये क्या होता? सांप होता तो ये मुझे काट लेता। ये भी वर क्या है? आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म में हम लोग देखेंगे इसके फर्स्ट यूज को, इसे हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हम कहते हैं कि सर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसे क्यों बोलते हैं? इसे हम पास्ट पार्टिसिपल इसलिए बोलते हैं कि ये जब भी किसी भी तरह से किसी भी एक्शन को ये निरूपित करता है, तो जिस समय उस एक्शन की बात करता है ना, तो उस समय से पहले वो एक्शन कंप्लीट होता है, इसलिए हम उसे पास्ट बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ये जो पास्ट पार्टिसिपल नाम पर है उसमें से एक कारण है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस। जब कभी भी किसी भी रूप में आपको परफेक्ट टेंस बनाना हो, मैं इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूँ क्या कि परफेक्ट टेंस का मतलब हम लोग मान के चलते हैं परफेक्ट टेंस सीधे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। मैं आपको दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ। जहां भी परफेक्ट देखेंगे आप, वहां पे आपको क्या आ जाएगा? हैज, हैव, हैड प्लस V3। अभी चाहे ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, कोई भी हो, वहां पे आपको ये टेंस जरूर दिखेगा, ये वर्ब फॉर्म्स दिखेंगे, ये स्ट्रक्चर दिखेंगे आपको, ठीक है ना। हैव या हैज या हैड प्लस V3 कहेंगे कैसे? अभी एक एक करके हम धागा खोलते हैं, देखेंगे।
कहता आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम, कहता आई हैव क्लियर्ड, क्लियर्ड ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कहेंगे कैसे, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब है, क्लियर, क्लियर्ड, क्लियर्ड, ये सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म ऐसा होता है। लेकिन ये V3 कैसे है कि क्योंकि इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब आया है। क्लियर है, चलिए। और हैव क्या है देखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पिछले स्लाइड में मैंने बताया है। ये वर्ब फॉर्म फर्स्ट किसका बताता है, प्रेजेंट टेंस, तो ये ले लिया आपने प्रेजेंट, और हैव प्लस V3 हो जाता है परफेक्ट। और क्या इसके बाद भी कोई वर्ब है, नहीं है, तो टेंस लगा दीजिए, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है। अब देखते हैं नीचे, कहते हैं सी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हर टास्क। एक मिनट इसको हटाने दें, हैज है आपका और कंप्लीटेड V3 है, ये हमारा क्या है, परफेक्ट टेंस। कैसे, देखिए हैज प्लस V3 परफेक्ट टेंस हो गया आपका। चलिए लिख दीजिए परफेक्ट टेंस। अब कहेंगे कि सर ये कौन से टेंस का, हैज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, V1 और V5 प्रेजेंट टेंस में, सीधे लगा दीजिए प्रेजेंट टेंस। जहां जो वर्ब लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है ये प्रेजेंट आ गया, हैज या हैव या हैड प्लस V3 परफेक्ट टेंस, हो गया, बात खत्म। इसको हम बोलते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, क्या, नोमेनक्लेचर ना, हम टेंस में नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना एकदम। चलिए अब देखते हैं एक और हमारा है यूज्ड इन रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉजेस। अब ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉजेस क्या है, सिंपल इसको समझते हैं कैसे। द बुक रिटन बाय हिम इज रीडेबल, जैसे इसको एक सिंपल में लिखते हैं हम, देखिएगा, द बुक रिटन बाय हिम इज वेरी यूजफुल। अब देखिए ये रिटन किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है ना, द बुक रिटन बाय हिम, सॉरी इसके लिए आया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसके द्वारा। ये रिटन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज के रूप में काम कर रहा है। रिलेटिव क्लॉज, क्लॉज हम पढ़ेंगे, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, वो एक नाउन से संबंध को स्थापित करते हैं। क्लियर है। ये रिटन बाय इसके द्वारा क्या लिखा गया था, बुक लिखा गया, ये हमारा एक क्लॉज के रूप में काम करता है। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड यूज है इसका, यूज्ड एज ए पार्टिसिपल। अब देखेंगे कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। ठीक है ना, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट डजंट मीन कि दैट इट कैन ओनली बी यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। तो यही चीज देखना है आपको। क्या कहता है यहाँ पे, इट इज ए ब्रोकन चेयर, ब्रोकन इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ द चेयर, चेयर की क्वालिटी को बता रहा है। चेयर क्या है, मेरा नाउन है, और नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा चेयर, तो ब्रोकन चेयर। तो ये ब्रोकन क्या हो गया हमारा, ब्रोकन क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। तो क्या कहा जा रहा है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, दिस इज ए प्रूवन फॉर्मूला। फॉर्मूला नाउन है, प्रूवन याद रखना, प्रूव्ड का देखेंगे, यहाँ प्रूव जो होता है ना, प्रूव मतलब साबित करना, सिद्ध करना, प्रूव्ड, थर्ड फॉर्म प्रूव्ड वर्ब के रूप में, और एडजेक्टिव के रूप में प्रूवन। याद रखेंगे ये चीज, ठीक है ना। जब एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो प्रूवन काम करेगा, प्रूव्ड नहीं करेगा। तो ये हमारा, ये भी क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में काम करता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूज देखते हैं हम लोग, यूज्ड इन पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस जब कभी भी बनाने की बात आएगी तो यू कैन नॉट फॉर्म ए पेसिव स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग द थर्ड फॉर्म, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के बिना आप क्या नहीं बना सकते हो, पेसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। पेसिव वॉइस बनाने के लिए आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, बी प्लस V3। जहां पे बी मैंने लिखा था, वर्ब बी के 8 में से कोई आ सकते हैं, बी, बिन, बिंग, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, कोई भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और द टेंस। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे हैव बीन डिफीटेड इन द मैच। डिफीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसके पहले क्या आ गया, बिन आ गया, इसमें वर्ब बी का फॉर्म है ना, पेसिव हो गया। सिंपल पेसिव वॉइस पहचानने का साधारण तरीका है, ये बी प्लस V3 को पकड़ लीजिए, बात खत्म, और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये परफेक्ट हो गया, बिन प्लस V3 है, बिन भी क्या है, और हैव है हमारा पीछे, हैव प्लस V3 आ गया, दैट्स इट।
परफेक्ट हो गया, और हैव क्या है, प्रेजेंट में यूज होता था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम सब की इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। ही इज स्कॉल्डेड, देखिए फिर इज क्या है, बी का वर्ब फॉर्म है, स्कॉल्डेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ये कहेंगे कि सर ये V2 कैसे नहीं है, तो V2 अकेला आता है, इसके पीछे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है। क्लियर है, ये भी हमारा हो गया। देखिए वी आर टॉट इंग्लिश, हमें इंग्लिश पढ़ाया जाता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि आर आया है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब आया है, और ये वर्ब बी का फॉर्म है, इसलिए ये पैसिव वॉइस हो गया। क्लियर है, पैसिव वॉइस तो आसानी से समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ब के चौथे रूप को देखेंगे। वर्ब का चौथा रूप क्या कहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसे हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब के चौथे रूप का क्या नाम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, दोनों नाम से बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला यूज है कि जब कभी भी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना हो तो उस स्थिति में आप क्या करते हो, वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस सिंपल कॉन्टिन्यूअस हो या फिर हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यूं कहें कि कॉन्टिन्यूअस शब्द जहां आएगा वर्ब का चौथा रूप आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है, एग्जाम्पल देखते हैं। गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सो एंड सो फोर्थ। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, देखेंगे यहाँ पे सिंगिंग ये वर्ब का चौथा रूप है, एक ही वर्ब फॉर्म है जिसमें आईएनजी लगता है, दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखेंगे, मैंने बताया था पीछे कि वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं किया जाता है वाक्य में। कैसे, वर्ब के रूप में। देखिए आपके सामने ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे वॉचिंग, ये वर्ब का चौथा रूप है, इसके पीछे देखिए आ गया ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ देखिए रीडिंग है आपका वर्ब का चौथा रूप, इसके पीछे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। ये चीज ध्यान रखना, अगर इन चीजों को आप समझ लेते हैं ना, एक एग्जाम दिया है, क्रैक भी किया है और देखा है कि बड़े बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो उन चीजों के लिए डरे मत, सिंपल रहें, काम रहें, कूल रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यू आर मैन, आप आदमी हो, सिंपल जानो, इंसान हो, यू कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा कहता है यूज्ड एज ए जेरेंड। अब कहेंगे जेरेंड क्या होता है, तो यूं कहें कि जेरेंड जो होता है ना, कि ये वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग जब हम नाउन की तरह करते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। समझ में आई बात? देखते हैं, जैसे रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट का जगह है, और सब्जेक्ट किसका, इज का, और सब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या नाउन के जैसा काम करने वाला होगा। अगर ये नाउन नहीं है तो ये जगह नाउन का है, तो नाउन की जगह पे कोई नाउन का ही काम करने वाला आएगा, तो जेरेंड जो होता है ना, नाउन इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है आपका? ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, आई लव सिंगिंग। फिर देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आई लव व्हाट, आप पसंद करते हो, क्या पसंद करते हो। ये देखिए वर्ब के बाद व्हाट रख रहे हैं, और व्हाट का जो आंसर दे रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा, और वो क्या होगा, नाउन होगा या फिर नाउन इक्विवेलेंट होगा। तो सिंगिंग जो हमारा है जेरेंड है, और जेरेंड क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? ठीक इसी तरह से देखेंगे, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, सॉरी प्रोफेशन होगा, प्रोफेसर लिखा गया, सॉरी फॉर दैट, प्रोफेशन, ये क्या है हमारा, प्रोफेशन है। क्लियर है? टीचिंग इज माई प्रोफेशन। टीचिंग क्या हो गया, व्हाट इज माई प्रोफेशन, व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, टीचिंग दे रहा है, तो दिस इज योर सब्जेक्ट। तो क्या बताया गया कि जेरेंड जो है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, इस रूप में वो काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशंस। इसका प्रयोग हम किसी भी प्रीपोजिशन के बाद करते हैं। इट मीन्स जब कहीं भी किसी प्रीपोजिशन के बाद हम देखेंगे वर्ब फॉर्म का प्रयोग, तो वो क्या होगा हमारा, हमेशा याद रखेंगे वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने देखा आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ऑफ प्रीपोजिशन, इसके बाद हमने वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया, और हमने बताया था आपको क्या कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या नाउन इक्विवेलेंट उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर जो आपका सिंगिंग है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। कैसे ऑब्जेक्ट, तो पूछिए क्या, व्हाट, आई एम फॉन्ड ऑफ व्हाट, मैं किस चीज का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इट मींस दिस इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सी डजंट हैव इंटरेस्ट इन सिंगिंग। इन देखिए प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या लगा है, सिंगिंग, वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग किया है, ये आपको खासा ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं चौथा, यूज्ड आफ्टर वर्ब्स लाइक एंजॉय, अवॉइड, स्टॉप, स्टार्ट, बहुत सारे हैं, एडजेक्टिव्स भी हैं, उन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे।
आई डोंट वांट टू मेक इट लेंदी, ठीक है ना। कहता है कि इंजॉय, अवॉइड, स्टॉप, स्टार्ट जैसे वर्ड्स के बाद भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोले स्टॉप राइटिंग, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप चिरपिंग, स्टॉप मेकिंग नॉइज, बोलते हैं ना, ये चीज ध्यान रखना। यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग योर चैप्टर्स, आपको क्या करना चाहिए, अब स्टार्ट करना चाहिए, क्या चीज, रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए। हम देखेंगे और भी आपको, हम जब नॉन फाइनाइट सीरीज लेके आएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि स्टार्ट के साथ 2+B1 कब लगेगा और V4 का प्रयोग कब होगा, ये दोनों स्थितियों की हम चर्चा करेंगे। आई इंजॉय माई सेल्फ प्लेइंग इन द सन, अरे वाह, कहता है कि हमें धूप में खेलने में मजा आता है। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इंजॉय के बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जो बता रहा है कि डूअर पे ही कोई काम हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने क्या किया, प्लेइंग, इंजॉय के लिए प्लेइंग आया है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है आपको, और जो कि है वर्ब के चौथे रूप में काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ फॉर्म जो हमारा है, कहता है इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसे हम स्पेशली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रयोग में लाते हैं, या हम इसे ऐसे भी बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है, ये भी आप बोल सकते हैं। इसका सिंपली हम प्रयोग करते हैं ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। याद रखना सिंपली क्या याद रखना है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करते हैं। क्लियर है। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, प्रेजेंट टेंस में आपने रखा तो गोज रखा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्लियर है। अब देखते हैं इट इज वेरी सिंपल, ये भी देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर का हमारा सब्जेक्ट है, और इज आपने क्या किया, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये हमारा जो वर्ब का जो फॉर्म है V1 से V5 तक, उसको हमने समझ लिया। अब कुछ MCQ कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन, बस यहीं पे खत्म हो जाएगी हमारी ये आज की वीडियो सेशन। चलिए, सी डैश टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे मतलब डेली रूटीन की बात कर रहा है। सी के साथ गो लगता नहीं है, गोइंग अकेला आता नहीं, गॉन अकेला आता नहीं, तो इकलौता आंसर आपका क्या हो गया, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव डैश माई होमवर्क। अब देखिए हैव है तो हमने बताया था आपको कि हैव या हैज या हैड के बाद क्या करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। ये आपका V1 है, ये V2 है, ये V4 है, बच गया आपका C। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही प्लेइंग, प्लेइंग मैंने बताया था कभी भी क्या होता है, अकेले नहीं आता है, और ही के साथ क्या लगाते हैं, या तो इज लगाते हैं, या हैज लगाते हैं, या वॉज लगाते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, इज है, बात खत्म, ठीक है ना। हैज के बाद कहाँ क्या लगाते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। क्लियर है। आर आता नहीं है, बी अकेला आएगा नहीं। चलिए भैया, दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे पे हम लोग चलते हैं। दे डैश अ मूवी येस्टरडे, येस्टरडे मतलब बीते हुए समय की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट का वर्ब फॉर्म क्या होता है, V2। देखिए ये V1 है, ये V3 है, अकेला आएगा नहीं, ये V5 है, तो बच गया आपका V2 कौन, सॉ। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, ठीक है ना। कहता है सी हैज डैश हर वर्क बिफोर लंच। सी हैज डैश, अब देखिए मैंने बताया था कि हैज के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा परफेक्ट टेंस में। ये आपका हो गया V1, ये आपका V4, ये आपका V5। V5 के पहले भी कोई भी किसी भी रूप में क्या होगा, जैसे V2 के पहले हमें किसका प्रयोग नहीं करना उचित समझते थे, किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब का, तो ये भी नहीं लेगा। तो बच कौन सा गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन जो है बहुत मजेदार लगा होगा, आपने बहुत सारी चीजें अपने नॉलेज में ऐड किया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जरूर ये डिमांड कीजिए कि आपको किस चीज़ का चाहिए, किस चीज़ पे लेसन चाहिए। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।